अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड की, जो एसएम यूसुफ की हमने बुक स्टार्ट की हुई है। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला जा रहा है कार्टेशियन फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और बोला जा रहा है पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। लेट कर लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। अगर इसको ऑर्डर पेयर में चेंज करें तो इसमें से आयोटा हट जाएगा और ये हो जाएगा x कॉमा वाई। तो अगर इस पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहे तो फर्ज कर लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है x कॉमा वाई। तो इसका एक्स वाई प्लेन में अगर हम ग्राफ बनाए जैसे कि हम पहले बनाते आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, तो इसकी जो x की प्लॉटिंग होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, मतलब कि x का डिस्टेंस और ये y का डिस्टेंस। पोलर फॉर्म में चेंज करने का मकसद क्या होता है? पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम नाम देते हैं r का। और एक्स एक्सिस और ये जो लाइन जो हमने ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस से लेकर उस लाइन के दरमियान एंगल कितना बन रहा है वो मालूम करते हैं। ये कहलाते हैं पोलर फॉर्म। जैसे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जो है वो चेंज हो जाता है आर कॉमा थीटा में। जब हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे आर थीटा में, क्योंकि हम पोलर फॉर्म में दो चीजें मालूम करते हैं, एक ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस जिसको हम आर का नाम देते हैं, और वो जो हमने लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस से उस लाइन का एंगल कितना बन रहा है वो मालूम करते हैं। तो यहां पर अब इस लाइन को हम नाम दे देंगे ये एक्स का डिस्टेंस है, और ये जो लाइन है ये हमारी वाई का डिस्टेंस है, तो ये वाई हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट और ये लाइन, ये तीनों मिलकर लाइन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से हम यहाँ पर फॉर्मूलाज बना लेंगे इनके, जिन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता है हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली लाइन क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज, मतलब कि आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब कि वाई का स्क्वायर। अब हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमने आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ पे आर स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म कर लेंगे, यहाँ पर रूट लगा लेंगे, तो आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास आर के लिए फॉर्मूला। सेकंड हमने मालूम करना है ये थीटा के लिए फॉर्मूला। तो थीटा के लिए हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेम कुछ मिलता जुलता काम कर रहे हैं हम। ऐसा काम हमने मैट्रिक क्लास में पहले फिजिक्स में कर चुके हैं, वेक्टर वाले चैप्टर में, जब हमें वेक्टर्स गिवन हो देते हैं, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और टोटल वेक्टर हमने मालूम करना था, टोटल फोर्स वेक्टर मालूम करना था, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला था। तो वहां पर हम जो थीटा के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या था? tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। वहां पर ये फॉर्मूला था। वहां पर हमने एक्स एक्सिस को नाम दिया था एफ ऑफ एक्स का और वाई एक्सिस को नाम दिया था एफ ऑफ वाई का। पर यहां पर हम वाई और एक्स दे रहे हैं तो ये एफ हट जाएगा यहां से, मतलब कि थीटा के लिए फॉर्मूला बन गया tan थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये हमारे पास बन गए अगर तो हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और हमें आर और थीटा में चेंज करना हो, तो ये दो फार्मूलाज बन गए हमारे पास। अब अगर हमें आर और थीटा की वैल्यू दे दी जाए और बोला जाए एक्स और वाई में चेंज करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए फॉर्मूलाज है हमारे पास एक्स में चेंज करने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। हमें पता है एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल होता है, एक्स एक्सिस पर हमेशा कॉस थीटा इस्तेमाल होता है और वाई एक्सिस पर हमेशा साइन थीटा इस्तेमाल होता है। थीटा और आर की मदद से हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स के लिए फॉर्मूला बन गया आर कॉस
थीटा और y के लिए फार्मूला बन गया r साइन थीटा। तो ये 4 फार्मूलाज हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम चेंज कर लेते हैं पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में। तो इन चारों फार्मूलाज को अपने साइड पे लिख लेते हैं आसानी के लिए और एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू r cos थीटा और यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। मैं ये सारा रब कर लेता हूँ और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है। बोला जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास उन सब में बोला जा रहा है क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो पहले हमने सबसे फर्स्ट वाली एग्जांपल ली है, में गिवन है z इज इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा। सबसे पहले इसको नाम दे दिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब हमें पता है ये फर्स्ट जो नंबर है ये हमारा x है और ये सेकंड नंबर y है, पर यहाँ पर आयोटा आ रहा है। आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है हम उसको y कंसिडर करेंगे, मतलब कि x की वैल्यू हमें गिवन है -√3 और y की वैल्यू गिवन है हमें 1। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म हमें गिवन है, किसमें चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। तो r कॉमा थीटा में हमने चेंज करना है। तो सबसे पहले r की वैल्यू मालूम कर लेंगे। फॉर r के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू √x² प्लस वाई स्क्वायर। x और y की वैल्यूज हम पहले ही बता चुके हैं क्या है। तो x की जगह आ जाएगा -√3 का स्क्वायर प्लस y की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारे पास रूट में 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और आंसर आएगा √4। जबकि इसका रूट निकालेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब ये तो आ गई r की वैल्यू। इसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। y की वैल्यू हमें गिवन है 10 इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -√3। इसको कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते। 10 इनवर्स 1/√3 हमारे पास आ जाएगा 1/-30 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है -30 डिग्री। पर हमने जब थीटा में लिखनी है वैल्यूज, r कॉमा थीटा में हमने जब वैल्यूज लिखनी है तो इसकी वैल्यू लिखनी है हमने पाई में करके। अब पाई किसके बराबर होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब पाई को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए जो ये 30 आ जाए। तो पाई को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। 180 को अगर डिवाइड करें हम 6 से तो हमारे पास आता है 30 डिग्री। मतलब कि हमारे पास वैल्यू बन जाएगी π/6, यहाँ पर भी π/6। तो इस -30 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -π/6। तो अब हमारे पास ये बन गया है। लास्ट में हम लिख लेते हैं इसको पोलर फॉर्म में। सो नाउ r कॉमा थीटा इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 कॉमा -π/6। ये r और थीटा की वैल्यू आ गई। और पोलर फॉर्म में हम लिखते कैसे इसको, पोलर फॉर्म में लिखने का हमारे पास फार्मूला है। इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं पोलर फॉर्म में r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरीके से लिखा जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में। ये हमने लिखा है अपने r की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वैल्यूज लिख लेंगे। सो z इज इक्वल्स टू r की वैल्यू 2 और cos थीटा हमारे पास आ गया -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। इस टर्म को अभी हमने सिर्फ पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, पर आगे सवालों में पोलर फॉर्म में चेंज करके उसके बाद आगे भी हम इस पर काम करेंगे।
तो इसके लिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख लेते हैं CIS माइनस पाई बाय 6। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में चाहिए। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख लेते हैं CIS, और जो हमारे पास एंगल है वो लिख लिया जाता है। ये हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। सिंपल, हमें सवाल में वैल्यूज गिवन थी, उनकी मदद से फॉर्मूलाज को देखते हुए सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशंस कर ली। एक और एग्जांपल इसकी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद उनको बोला जा रहा है पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सिंपल a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पर -2 वन जा -2 और माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा, और यहाँ पर 2 वन जा 2 तो +2 आयोटा, और ये 2 वन जा 2 और -2 इंटू आयोटा का स्क्वायर। क्यों, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा -2 +2 आयोटा +2 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा, और माइनस और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। आयोटा स्क्वायर जब -1 के बराबर आएगा तो यहाँ पर वैल्यू -1 और माइनस माइनस +2 हो जाएगी, और ये -2 और ये +2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू हमारे पास बचेगी 4 आयोटा। मतलब कि अगर देखा जाए इसको तो ये इस तरीके का नंबर है 0 + 4 आयोटा, जिसके साथ एक रियल पार्ट जो है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 4 है। इसका ग्राफ बना लेते हैं, किस तरीके का बनेगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, मतलब कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा। अब यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर इसका एंगल इस तरीके का बन रहा होगा, x एक्सिस से स्टार्ट होकर y एक्सिस तक जाएगा, मतलब कि जहाँ पर हमारा पॉइंट है। हमने कहा था जब भी हम ग्राफ में बनाएंगे और एंगल ड्रॉ करेंगे इसका पोलर फॉर्म में चेंज करते वक्त, तो वो हमेशा x एक्सिस से स्टार्ट होगा। ये हमारे पास टर्म आ गई है। अब इसको हमने चेंज करना है पोलर फॉर्म में, मतलब कि r, थीटा में। तो सबसे पहले r में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, r का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। सो r इज इक्वल टू रूट x का स्क्वायर मतलब कि 0 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। 0 स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसका एंगल बना लेते हैं, एंगल मालूम कर लेते हैं कितना बन रहा है। एंगल हमें डायग्राम को देख के पता लग रही है, जो हमारे पास यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, y एक्सिस और x एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री होता है। पर फिर भी हम फार्मूले की मदद से एक बार कंफर्म जरूर करेंगे। tan इनवर्स हमने प्रोसीजर करके दिखाना है, तो इसलिए करेंगे जरूर। तो ये 4/0, तो यहाँ पर ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें पता है किसके बराबर होता है, π/2 के। ये एक वैल्यू है tan इनवर्स, अगर हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो मैथ एरर देगा, पर tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया π/2, पर ये वैल्यू सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल आया है, हमें नहीं पता। अब ये ग्राफ है अगर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये तो हमने डायरेक्ट एक सिंपल ग्राफ बनाया है। अब अगर हमने कहा ये जो एंगल है ये यूं पूरा रोटेट करके आके फिर यहाँ बन रहा है, तो एंगल तो इस तरीके से भी बन रहा है। ये पूरा एक सर्कल बना, सर्कल कितना बना 2π, और फिर दोबारा से आके 90 बनाया इसने। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2nπ ऐड कर लेते हैं, प्लस 2nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब ये हमने क्यों ऐड किया, 2π किसका, हमने कहा एक सर्कल, और ये n क्या है, n हमें वो डोनेट करेगा जो हम कितने राउंड लेकर यहाँ पर वापस आए हैं। तो इसलिए हम कोई भी एंगल अगर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद, तो यहाँ पर हम एंगल के साथ 2nπ ऐड कर देंगे, जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। यहाँ पर 2nπ ऐड करने का मकसद हमारा ये है, क्योंकि ये तो हमने पहले इससे पिछले सवाल में हमने डायरेक्ट सिर्फ एंगल बताया था, पर यहाँ पर हमने कहा अगर एंगल जो है वो पूरा रोटेट करके एक सर्कल लेकर आ रहा है, सर्कल पूरा कंप्लीट करके उसके बाद आ रहा है इधर तक, इस पॉइंट तक, हमें नहीं पता क्योंकि सवाल में ये बात नहीं बताई गई, तो इसलिए हम यहाँ पर एंगल में 2nπ ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई,
पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। तो अब इसको चेंज कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में हमारे पास z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू अभी हमने सवाल में निकाली जो कि है 4, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, और प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। इससे पिछले सवाल में जो हमने लिया था वो सिर्फ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिया था, मतलब कि हमने ये बात कंसिडर कर ली थी जो सिर्फ एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पर यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट कंप्लीट लिया, मतलब कि हमें नहीं पता जो एंगल कितने रोटेट कितनी बार सर्कल में पूरा घूमकर फिर वापस इधर तक आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 2n पाई ऐड किया। अगर सिर्फ लिमिटेड एंगल जो हमें बताया जा रहा है वो लेंगे तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और अगर कंप्लीट एंगल लेंगे जिसमें हम 2n पाई ऐड कर देंगे वो क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बाद अब कुछ एग्जांपल्स ऐसी देख लेते हैं जिसमें हमें पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। ये तो था कार्टेशियन फॉर्म से पोलर में चेंज करना, अब पोलर से कार्टेशियन में कैसे जाएंगे उसके भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया जिसमें हमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म एंड प्लॉट ऑन एन आर्गन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक जो हमें क्वेश्चन गिवन है उन सब में हमें पोलर फॉर्म में वैल्यूज गिवन है, उनको चेंज करना है कार्टेशियन फॉर्म में और प्लॉट करना है आर्गन डायग्राम में, जो कि हम पहले इससे सीख चुके हैं डायग्राम बनाना, जो कि पहले हमने इससे पिछले क्वेश्चन में भी डायग्राम्स बनाई थी जिसमें एंगल को हम जाहिर कर रहे थे, जो एंगल कहाँ और कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले तो इसको नाम दे देंगे, z का नाम देंगे हम इसको, और 2 ये CIS हमें पता है cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 के बराबर है। अब हमने पोलर फॉर्म से चेंज करना है हमने कार्टेशियन फॉर्म में, तो उसके लिए हमें x के लिए फॉर्मूला गिवन है और y के लिए भी फॉर्मूला गिवन है। तो फॉर x इज इक्वल टू r cos थीटा। r की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये r की है, तो मतलब कि 2, और cos थीटा की वैल्यू हमें ये गिवन है तो पाई बाय 6। पाई बाय 6 इससे पिछले सवाल में ही हमने किया था, पाई बाय 6 30 डिग्री के बराबर होता है, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 cos 30 की √3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3, ये x का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने मालूम करनी है y की वैल्यू, तो y के लिए हमारे पास फॉर्मूला है r साइन थीटा। साइन थीटा है तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 और साइन थीटा की जगह पाई बाय 6, इसको भी कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेंगे। टू साइन 30 की वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पर x का आंसर आ गया हमारे पास √3 और y का आंसर आ गया 1। तो इसकी पहले एक डायग्राम बना लेते हैं किस तरीके की बनेगी। x की वैल्यू √3 जो कि x एक्सिस पर यहाँ कहीं लाए कर रही होगी, और y की वैल्यू 1 है जो कि y एक्सिस पर यहाँ कहीं लाए कर रही होगी, मतलब कि ये पॉइंट कुछ इस जगह पे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम किस तरीके की बनेगी, ये ओरिजिन से लेकर इधर पॉइंट गया, ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, x, y कहलाएगा। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, तो x z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, और x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास √3 प्लस आयोटा y 1 है, और 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम आयोटा के साथ क्योंकि कोएफिशिएंट हमें पता है जहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो यहाँ पर इसको हमने ये कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया पोलर फॉर्म से, तो हमने चेंज करना सीख लिया कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में या पोलर से कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z हमने मालूम करना है, जबकि z की वैल्यू हमें गिवन है -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। यहाँ पर मॉड ऑफ z का हमने फॉर्मूला जो है वो लिख लिया है
मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जेड जो कि बराबर है ए प्लस आयोटा बी के, तो उसका हम मॉड इस तरीके से मालूम करेंगे। पर यहाँ पर जो हमें वैल्यूज गिवन है, ये 4 वैल्यूज हमें गिवन है, तो एक तरीका तो इसका ये है इन चारों वैल्यूज का मॉड मालूम करके उनको मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ठीक है। और दूसरा तरीका जो हमने मल्टीप्लाई वाले फार्मूलाज पहले पढ़ चुके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के, वो उस तरीके से भी किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल हमें गिवन है z इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 1 ज़ा 2 मतलब के 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस और 2 1 ज़ा 2 और आयोटा आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा, और ये 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 आयोटा, और प्लस 4 1 ज़ा 4 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर है तो ये बराबर हो जाएगा -1 के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि आंसर आएगा हमारे पास 2 - 2 आयोटा। और यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे, ये 6 सेम आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2 + 12 14 आयोटा। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह जब आ जाएगा -1, तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये 6 - 4 कर लेंगे तो आंसर आएगा 2। यहाँ पर ये 2 - 2 आयोटा सेम रहेगा, और वैल्यू आ जाएगी 2 + 14 आयोटा। इन दोनों ब्रैकेट्स को दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 14 ज़ा 28 आयोटा, माइनस प्लस माइनस और 2 2 ज़ा 4 आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस और 2 14 ज़ा 28 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर ये 4 सेम आ जाएगा, 28 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 24 आयोटा, और ये -1 जब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा +28। इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा 32 + 24 आयोटा। अब यहाँ पर इसका हम मॉड ले लेंगे, क्योंकि ये सिंपल जनरल फॉर्म में आ गया a + आयोटा b में, तो मॉड ऑफ z हमारे पास आ जाएगा √a² + b का स्क्वायर, और a की वैल्यू हमने अभी सवाल की निकाली, क्या है 32 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 24 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे, तो √32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 40। तो सिंपल हमें सवाल में बोला गया था मॉड ऑफ z की वैल्यू निकालनी है हमने, तो मॉड ऑफ z का सबसे पहले हमने अपने पास फार्मूला लिखा। जो फार्मूला क्या है, एक मेथड मैंने बताया था इसका क्या है, इन चारों नंबर्स का अलग अलग मॉड लेके उनको मल्टीप्लाई करें, और दूसरा तरीका क्या था, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लास्ट में फिर इसका मॉड ले लें। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है शो दैट z इज इक्वल टू a + आयोटा b इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। बोला जा रहा है ये कंडीशन यूज करते हुए ये बात प्रूफ करो जो z जो है एक रियल पार्ट है, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जो है z जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा अगर हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू हमें गिवन है a + आयोटा b इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा a - आयोटा b। इधर यहाँ पर ये a, तो a - a इज इक्वल टू -आयोटा b - आयोटा b। a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2 आयोटा b इज इक्वल टू 0, और 2 आयोटा उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। b की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब दोबारा से इसको अगर b की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो a + आयोटा इंटू 0 इज इक्वल टू a - आयोटा इंटू 0,
और a इज इक्वल्स टू a। देखा जाए तो हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये बात पहले निकाली, जो b जो था हमारा इमेजिनरी पार्ट जो था वो किसके बराबर है, 0 के। ये बात हमारी यहीं पर ही प्रूव हो गई थी, जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 के बराबर हो गया, तो मतलब हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर, तो वो सिर्फ एक रियल पार्ट बच गया। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने ये बात प्रूफ कर ली है। सेकेंड बात बोली जा रही है प्योर इमेजिनरी पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योर इमेजिनरी पार्ट है, अगर तो हम यूज करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू माइनस z का कॉन्जुगेट। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं z बराबर है a प्लस आयोटा b के, इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस आयोटा b, और यहां पर a प्लस आयोटा बी। ए इधर आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगी वैल्यूज आयोटा बी और आयोटा बी जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0, और a प्लस ए ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 0, और a की वैल्यू आ जाएगी 0। यहां पर देखा जाए जो हमारा रियल पार्ट था जिसको हमने a का नाम दिया हुआ था, a की वैल्यू क्या आ गई, 0, मतलब कि रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो गया, तो वो सिर्फ हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट बच गया जो कि है b। कर लेते हैं इसको दोबारा से, ये देखें 0 प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा बी, और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आयोटा बी इक्वल्स टू आयोटा बी, तो ये हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बच गया है। तो ये बात हमने क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूफ करनी थी, जो कि हमने कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उसमें हमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वाला सवाल दिया गया है, जो कि इससे पिछली वीडियो में हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूफ कर चुके हैं। तो सेम एज इट इज उसी तरीके से उस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने यहाँ पर लिख लिया, बोला जा रहा है इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स शो दैट, नीचे हमें वैल्यू दी गई है, ये बात हमने प्रूफ करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, जबकि z1 और z2 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। यहां पर देखा जाए तो मॉड के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, मॉड के ऊपर स्क्वायर देखकर हमें एक प्रॉपर्टी याद आती है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर होता है z मल्टीप्लाई बाय z के कॉन्जुगेट के, और यहाँ पर z किसके बराबर है, इस वाले में देखें तो z1 प्लस z2 और इस वाले में z1 माइनस z2, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा z1 प्लस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, और यहां पर आ जाएगा प्लस z1 माइनस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 प्लस z2, या तो पहले इस पर माइनस ही लगाकर कॉन्जुगेट लगा देते हैं इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये कॉन्जुगेट इन दोनों पर अलग अलग लग जाएगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पर, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, प्लस यहाँ पर आ जाएगा z1 माइनस z2 मल्टीप्लाई बाय z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल हम ये प्रॉपर्टी पहले प्रूफ कर चुके हैं, जो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट मौजूद है तो उन दोनों पर अलग अलग लगा दिया जाए तो वो आंसर सेम ही आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले z1 मल्टीप्लाई होगा z1 कॉन्जुगेट से, फिर आ जाएगा प्लस z1 मल्टीप्लाई होगा z2 कॉन्जुगेट से, और यहाँ पर z2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा z1 कॉन्जुगेट z2, और ये z2 मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। अब ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, तो प्लस z1 मल्टीप्लाई बाय z1 कॉन्जुगेट, और नेक्स्ट स्टेप हमारा z1 z2 से होगा और प्लस माइनस माइनस, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट लाइन में हम लिख लेते हैं माइनस z2, तो माइनस प्लस माइनस z1 का कॉन्जुगेट z2,
और ये माइनस माइनस प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कोई टर्म ऐसी है जो कैंसिल हो रही है। देखा जाए तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल। देख अब यहाँ पर देखें Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट Z2, और यहाँ पर ये भी प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। Z2 और ये Z2 का कॉन्जुगेट, ये वाली दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं हमारे पास जो वैल्यूज बच गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट, ये वैल्यू बच गई है हमारे पास, और यहाँ पर बचा है Z2 कॉन्जुगेट, सो प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट और प्लस और ये Z2 कॉन्जुगेट। ये दोनों वैल्यूज सेम है और ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2Z1 कॉन्जुगेट प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 और Z1 दोनों सेम है, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, 2 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर। ये बात हमारी प्रूव हो गई है, यही बात हमने प्रूफ करनी थी। सवाल में हमें बोला गया था इस साइड को, ये जो वैल्यू गिवन है इसको लेकर सॉल्व करें और राइट हैंड साइड के प्रूव करें। अगर आप राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो यही सारा काम रिवर्स चलेगा, मतलब कि पहले Z1 की जगह हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, फिर वैल्यूज अलग अलग करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर रिवर्सिबल काम होगा सारा। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने यहाँ पर लिख लिया। लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू गिवन है जिसको हमने प्रूफ करना है 1 के बराबर, और साथ एक हिंट भी हमें दी गई है वेयर Z कॉन्जुगेट, Z का मॉड बराबर है किसके, 1 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू AZ प्लस B डिवाइडेड बाय B कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस A कॉन्जुगेट। अब हमने प्रूफ क्या करनी है, इस वैल्यू को 1 के बराबर लाना है, मतलब कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए तो यहाँ पर हम सिंपल दोनों को कैंसिल करके 1 के बराबर ला सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से एजम्पशंस करेंगे, हम मॉड ऑफ Z से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे मॉड ऑफ Z के स्क्वायर से। वो क्यों करवाएंगे, उससे हमें फायदा क्या होगा आप देखें, AZ प्लस B डिवाइडेड बाय B कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस A कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ Z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। अब नीचे हमें वैल्यू क्या गिवन है, BZ। अगर यहाँ पर हम B के साथ Z ले आए और A के साथ जो Z मौजूद है उसको खत्म कर दें तो ये वैल्यू सेम हो जाएंगी और हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में तो हमें वैल्यू को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम मॉड ऑफ Z की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। सो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा वो तो सेम ही आ जाएगा, मतलब कि B कॉन्जुगेट ऑफ Z प्लस A का कॉन्जुगेट। न्यूमरेटर में हम मॉड ऑफ Z के स्क्वायर की जगह एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, Z मल्टीप्लाई बाय Z का कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ये A के साथ जो Z मौजूद है इसको खत्म करना है और B के साथ Z को लाना है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा AZ प्लस B मल्टीप्लाई बाय Z मल्टीप्लाई बाय Z का कॉन्जुगेट। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, A के साथ Z मौजूद है और Z कॉन्जुगेट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो Z मल्टीप्लाई बाय Z कॉन्जुगेट की जगह यहाँ पर मॉड ऑफ Z के स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। तो सिर्फ हम मॉड ऑफ Z को, कॉन्जुगेट ऑफ Z को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे Z को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। मतलब वैल्यू हमारे पास आएगी AZ Z का कॉन्जुगेट प्लस BZ कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z
डिवाइडेड बाय बी कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्लस ए का कॉन्जुगेट और होल मॉड लग जाएगा, यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, और मॉड ऑफ जेड किसके बराबर है, 1 के। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय जेड डिवाइडेड बाय बी कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्लस ए का कॉन्जुगेट और होल मॉड अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो z हमारे पास है, ये जो z हमारे पास मौजूद है, इस z पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये जो मॉड हमें गिवन है, ये मॉड सारी वैल्यूज का है, तो सब वैल्यूज पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट का मॉड, z का मॉड, और यहाँ पर डिवाइड में बी कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस ए कॉन्जुगेट। अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, b कॉन्जुगेट z प्लस ए कॉन्जुगेट। मतलब कि ये a और b पर जो कॉन्जुगेट आ रहा है ये अब हमने खत्म करना है। तो ये खत्म कैसे होगा, अगर तो हम इस z के ऊपर भी कॉन्जुगेट ले आए, इस z के ऊपर, तो यहाँ पर हम होल कॉन्जुगेट लगा देंगे। तो देख लेते हैं वो क्या होगा, z का अगर हम डबल कॉन्जुगेट ले तो वो दोबारा बराबर होता है z के, ये बात हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस z के ऊपर हम डबल कॉन्जुगेट लगा देंगे। ये डबल कॉन्जुगेट कैसे लगा, एक कॉन्जुगेट क्या है जो हमने यहाँ पर लिया, एजम्पशंस की थी, डबल कॉन्जुगेट z के ऊपर लगा, तो एक कॉन्जुगेट ये आ गया, और दूसरा वाला ये b और a के भी मिल के साथ होल कॉन्जुगेट लग गया। अब यहाँ पर ये ऊपर ये जो वैल्यू है ये हमें पता है 1 के बराबर है, तो आ जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय a प्लस बी जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट और मॉड लग जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, होल कॉन्जुगेट लगा हुआ है यहाँ पर, ये होल कॉन्जुगेट है। इससे पहले हम एक बात प्रूफ कर चुके हैं, z का अगर मॉड लगा हुआ है तो z कॉन्जुगेट भी, z कॉन्जुगेट का मॉड लें या z का मॉड लें हमेशा बराबर आते हैं। और यहाँ पर अगर हम a प्लस बी जेड को हम लेट कर ले z के बराबर, तो मतलब ये वैल्यू भी क्या है, z कॉन्जुगेट है। तो ये होल कॉन्जुगेट जो लगा हुआ है ये हमारा खत्म हो जाएगा मॉड की वजह से। तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय a प्लस बी जेड का कॉन्जुगेट का मॉड। दोनों वैल्यू सेम हो गई तो कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, जो कि हमारी बात प्रूव हो चुकी है। सवाल में हमें वैल्यू दी गई थी, हमने कंडीशन को देखते हुए अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई की, प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशंस हो रही थी वो कर ली, और हमारी ये बात प्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 हमने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ गिवन कंडीशन। लोकस मालूम करना, हमने किसी भी पॉइंट, हमें किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने लोकस मालूम करना है। यहाँ पर एक पॉइंट हमें गिवन है, इसके ऊपर लोकस मालूम करना है। अब लोकस असल में मकसद क्या होता है लोकस मालूम करने का, जो हमें नीचे पॉइंट या जो हमें इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को देखते हुए ग्राफ में कौन सी शेप बन रही है इसकी, मतलब कि इस पूरी इक्वेशन की ग्राफ में शेप किस तरीके की है वो बोला जाता है लोकस मालूम करना किसी पॉइंट का। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर, इसको आसान करने के लिए, जो हम आसानी से पहचान सकें जो ये कौन सी शेप बन रही है। तो हमें गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 5 इक्वल्स टू 6, z की जगह हम पुट कर लेंगे x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 5 इक्वल्स टू 6। अब ये x भी एक रियल पार्ट है और ये माइनस 5 भी एक रियल पार्ट है, तो दोनों को साथ कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 6। अब ये मॉड को खत्म कर लेंगे, मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। मॉड किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ये वैल्यू है a की और ये b की, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 6। ये रूट खत्म कर लेंगे। अब यहाँ पर रूट जब खत्म करेंगे तो स्क्वायरिंग होगी बोथ साइड्स पर, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू
6 का स्क्वायर। यहाँ पर अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई है। अगर देखा जाए तो ये किसी शेप की जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने देखा तो एक जनरल फॉर्म हमें याद आई जिसका नाम है सर्कल। सर्कल की जनरल इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर और एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और फिर उसको ये ड्राइव करके यहाँ पर अगर तो हमें वैल्यूज चेंज हो एक्स और वाई की तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरीके की बन रही है, देख लेते हैं। एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही हैं, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर ए और बी की जगह 5 और 0 आ गया ए और बी की जगह, और रेडियस हमारा कितना है 6 है। तो ये इक्वेशन हमें देखकर पता लग गया जो ये सर्कल है। अब ये 5 और 0 क्या है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, मतलब का सर्कल का सेंटर कहाँ है, एक्स की वैल्यू 5 है जहां पर और वाई की वैल्यू 0 है। 5,0 ये हमारा वो पॉइंट है जहां पर सर्कल का सेंटर है और रेडियस कितना है सर्कल का 6 है। तो बना लेते हैं, ग्राफ में बना लेंगे। यहां पर हम फर्ज कर लेते हैं, यहां पर आ रहा है एक्स का 5, एक्स का 5 यहाँ पर है तो y का 0 जो है वो भी यहीं पर ही होगा। ये हमारा जो पॉइंट है ये कहलाएगा 5,0। अब रेडियस कितना है 6, तो पीछे यहाँ पर रेडियस अगर पीछे आए तो यहाँ पर -1 तक जाएगा और अगर आगे जाए तो 11 तक रेडियस जाएगा। ऐसा सर्कल बनेगा जिसका जो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को कट करेगा, मतलब कि इसी तरीके का एक सर्कल बनेगा जिसका ये सेंटर पॉइंट है और रेडियस कितना है 6 है। राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी रेडियस 6 है। ये एक सर्कल बनेगा। तो यहां पर हम नीचे एक स्टेटमेंट दे देंगे, सो द लोकस इज द सर्कल सेंटर्स एट 5,0। तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन गिवन थी। इसी तरीके से आगे और जो इसके पार्ट्स गिवन है उन पार्ट्स को भी सिंप्लीफाई करके हमने सिर्फ जब तक सिंप्लीफाई हो सकते हैं वहां तक सिंप्लीफाई करेंगे और उधर देखते हुए उस कंडीशन को सेटिस्फाई करके ग्राफ में प्लॉट करेंगे उसको और शेप का नाम बता देंगे जो किस तरीके की शेप बन रही है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो गई है 1.1, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।